हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों। सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा का नमस्कार। कैसी हैं दीपा जी? बिल्कुल ठीक है। और एक और नमस्कार जोड़ना चाहते हैं हम। कैसे? हेल्दी नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है आपसे कि आप एक स्त्री हैं जी। ठीक है, तो हाँ। स्त्री की कोई एक विशेषता बताइए मुझे। मंदाकिनी जी, स्त्री होना ही अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है ना? स्त्री खुद में ही विशेष है, क्योंकि जितना भी कुदरत ने धरती पर निर्माण किया है उन सब में अगर आप देखें तो स्त्री सबसे खास है। बिल्कुल। और स्त्री की रचना भी इसलिए की गई है कि वो धरती को विशेष बनाए, क्योंकि खुद खास है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने तो 100 में से 100 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। बहुत। अब जब 100 में से 100 मिल गए तो एक सवाल आप पे भी छोड़ दे। अरे क्या बात है, मुझे लगता है कि मैं पास हो भी पाऊंगी कि नहीं। अरे आप भी 100 में से 100 लाएंगे। चलिए पूछिए। अच्छा ये बताइए, एक महिला दूसरे महिला में क्या विशेषता खोजती है? ये तो बड़ा अटपटा सा सवाल है। क्या एक महिला दूसरी महिला में कोई विशेषता खोजती है? मुझे लगता है कि एक महिला चाहती है कि उसे वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसी वो है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ही बहुत कठिन प्रश्न है देखा जाए तो, कि एक महिला दूसरी महिला में क्या विशेषता खोजती है। मुझे भी लगता है दीपा जी कि एक महिला दूसरी महिला में ये चाहती है कि उसे वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसी कि वो है जी, है ना। यानी बेकार के तानों से, फिजूल के हस्तक्षेप से, उसके रहन सहन पर टीका टिप्पणी करने वालों से वो उन सभी लोगों को नापसंद करती है जी। फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो यानी एक महिला दूसरी महिला से सम्मान की उम्मीद करती है, ठीक वैसे ही जैसा एक राजा दूसरे राजा से उम्मीद करता है। बिल्कुल। क्या बात कह दी आपने। चलिए आपको भी 100 में से 100। अरे वाह क्या बात है। अब तो फिर इस वक्त क्या उम्मीद की जा रही है? हाँ, मुझे आपसे उम्मीद ये है कि आप पहले तो ये बताएंगी कि आज हम किन किन विषयों पर बातचीत करेंगे। और उसके बाद एक प्यारा सा गीत हमारी सभी सखियों और सखाओं को सुनवाएंगी। चलिए, तो गीत से पहले बता दें कि आज हम बात कर रहेंगे कथनी नहीं करनी। तो उस पर बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे संदेश भेजे हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और जिन्होंने नहीं अभी तक शामिल हुए तो वो भी अब हमारे फेसबुक पेज पर आ जाए और अपनी जो विचार साझा करें। और इसके बाद है सुनहरा भविष्य अगर बनाना है हमें तो फाइनेंशियल प्लानिंग आज करनी होगी, तब हम कहीं जाके कल अपना सुनहरा बना सकते हैं। और नौसेना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है और कितनी महत्वपूर्ण हो गई है जी। बिल्कुल, क्योंकि रोजगार के अवसर वहाँ पर भी उपलब्ध है महिलाओं के लिए, अगर हम नौसेना की बात करते हैं तो। आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हम बातचीत करेंगे दीपा। बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली हैं। तो पहले विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला आमर छड़ियर बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला मिलो शाम सवरे ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की हस्ती की और उनकी विशेषताओं की। तो देखिए, विशेषता लिए हुए वो कहाँ नहीं आज अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हर जगह उन्होंने जल भी ले लिया, उन्होंने थल भी ले लिया और उन्होंने वायु भी ले लिया यानी वो आकाश की सैर पर भी निकल पड़ी है ना? बिल्कुल। तो कहाँ नहीं है ना? इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ यानी भाई स्त्री ऐसी बात कहती है। जी, स्त्री ऐसा कहती है, लेकिन कहीं हमारे सखा ये ना सोचे कि आज भाई क्या बात है, सब स्त्रियों की बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका सपोर्ट है, इसलिए महिलाएं इतना कुछ कर पाती। इसमें ऐसा सोचने की कोई बात ही नहीं कि हमारे साथी जो सखा लोग बुरा मान जाएंगे कि हम सखियां सिर्फ अपनी अपनी तारीफ कर रही हैं। सबका अपना एक स्थान है, सबकी अपनी एक जगह है। स्त्री अपनी जगह है, पुरुष अपनी जगह है, और एक दूसरे के बगैर ये जो कायनात है वो अधूरी है, है ना? लेकिन हम बात कर रहे थे कि भाई उनकी भागीदारी कहाँ है। तो चूंकि आज नौसेना दिवस है, तो हम ये बात करना चाहते हैं कि नौसेना में भी महिलाओं की भागीदारी हो चुकी है और बहुत लंबे समय से वहां पर भी वो काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आज नौसेना दिवस है, तो उन नौसेना अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने का ये अवसर है जो तटों पर राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ बिल्कुल दीपा, 4 दिसंबर यानी आज ही के दिन देश के लिए भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। जी, और पूरा देश भारतीय नौसेना के इस विशेष अवसर को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना को जो उनकी वीरतापूर्ण प्रयास है और बलिदानों का सम्मान करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस ये हम मनाते हैं। और इस दिन भारत की विशाल जो तट है, तट रेखा की रक्षा करने, समुद्री व्यापार मार्गों की निगरानी करने और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं और मानवीय संकट के समय सहायता प्रदान करने में भारतीय नौसेना के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है आज ही के दिन। बिल्कुल। इसी तरह भारतीय नौसेना में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं की भर्ती वर्ष 1991 से शुरू हो गई थी। हाँ। और तब से भारतीय नौसेना ने धीरे धीरे एनडीए के माध्यम से भर्ती सहित सभी शाखाओं को महिला अधिकारियों के लिए खोल दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं दीपा आप। और वर्ष 1992 की अगर हम बात करें तो महिलाओं को केवल सशस्त्र सेना मेडिकल कोर में भर्ती किया जाता था 1992 तक। जुलाई 1992 से नौसेना ने महिलाओं को नौसेना की कुछ चुनी हुई शाखाओं में अल्पकालिक कमीशन अफसर के रूप में भी भर्ती करना शुरू कर दिया था। जी, ये हम बात जैसे ये कर रहे हैं ना आज की 90 के दशक की, लेकिन अगर थोड़ा सा पुराना देखें ना तो ब्रिटिश राज्य के समय नर्सिंग का जो केयरिंग का जो जरूरत होती थी उस वक्त जब युद्ध होते थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो तब वहां पर भी हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें कई नाम आते हैं जैसे एस.एल. कौला, नूर इनायत खां और कल्याणी सेन। इन्हें नर्सिंग और केयरिंग की सेवा के लिए रखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण नाम आपने लिए हैं जिनका जिक्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम नौसेना के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वहाँ महिलाएं किस तरह से पहुंची हैं, हाँ, वो जानना भी बेहद जरूरी है। और जो यंग जनरेशन है, जो युवा लड़कियां हैं, अगर वो इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ उनके लिए पूरा खुला स्थान है, एक खुला आसमान है उनके लिए, खुला समुद्र है उनके लिए, जहां वो जा सकती हैं। तो भारतीय नौसेना की हम बात कर रहे हैं। वहां 2018 में 6% और 2020 तक 3 अधिकारियों के पास लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के लोग थे और ये सभी चिकित्सा सेवाओं में थी। जी, और इंडियन नेवी में अधिकारी अग्निवीरों की भर्ती में, अग्निवीर जो अभी योजना है उसकी भर्ती में 20% सीटें महिला कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना में 550 के करीब महिला अधिकारी अलग अलग पदों पर पोस्टेड हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इंडियन नेवी की बात हम कर रहे हैं तो लड़कियों की एंट्री इंजीनियर, मैकेनिक, कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, मेडिकल असिस्टेंट और नाविक जैसे कई पोस्ट वहां पर हैं। और नेवी में भर्ती के लिए 17 साल की उम्र होनी चाहिए और अविवाहित महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो जो युवा लड़कियां जाना चाहती हैं क्षेत्र में, वो अपना आवेदन कर सकती हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा रोजगार वहां मिल सकता है। बिल्कुल।
और भारतीय नौसेना महिलाओं को विधि अधिकारी के रूप में देश की सेवा करने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहिए। एनडीए एक प्रतिष्ठित संस्था है जो भारतीय नौसेना में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित भी करता है। बहुत कड़क ट्रेनिंग होती है। ये बात तो है, अनुशासन होता है बहुत, और आपका चुस्त और दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। अनुशासन का नाम ही है नेवी, है ना, एयरफोर्स, मिलिट्री, जहाँ पर अनुशासन के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब हम बात कर रहे हैं आज नौसेना की, तो हम बात करते हैं दीपा कि 2010 में रक्षा सचिव ने प्रतिबंध कुछ हटा दिए थे जो महिलाओं को पनडुब्बियों पर सेवा करने से रोकना था। मतलब उससे पहले वो पनडुब्बी सेवा नहीं कर सकती थी। तो जबकि पनडुब्बी बल का इतिहास जो है हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है। जी जी। जबकि मंदाकिनी जी, नॉरफॉक और वर्जीनिया अमेरिकी नौसेना में महिला अधिकारी पिछले 10 वर्षों से, उससे भी अधिक शायद, पनडुब्बी बल में विभिन्न मंचों पर वो सेवाएं दे रही थी। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ भी आपके लिए मैदान खुला है और महिलाएं पनडुब्बी सेवा में भी अपना स्थान दे सकती हैं। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे थे कि महिलाओं ने कई अलग अलग रूपों में भारतीय नौसेना में भी काम किया और उसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसे हमने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की, तो आजाद हिंद फौज में भी रानी झांसी रेजिमेंट थी, वहां पे भी स्त्रियां थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन, जानकी देवर, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल योगदान रहा। बिल्कुल। फिर भारतीय नौदल में डॉक्टर बारबरा घोष ये कमांडर पद पर रही हैं। फिर लेफ्टिनेंट नवजोत कौर को पहला महिला अधिकारी के तौर पर मध्य हिंद सागर में तैनात किया गया था। और इसी तरह लेफ्टिनेंट करिश्मा शिरवड़े को भी, इनका नाम भी उल्लेखनीय है। बिल्कुल है। फिर बहुत प्रसिद्ध है नाविका सागर परिक्रमा, जो पूरे चक्कर लिया था सिर्फ 6 महिलाओं ने 2017-2018 में महासागर का। तो ये इसमें जो परिक्रमा ली थी, इसमें जो शामिल है महिलाएं, उनका नाम है वर्तिका जोशी, स्वाति प्राथापल्ली, प्रतिभा जामवाल, पायल गुप्ता, ऐश्वर्या बोड़ापत्ती और विजया देवी। बिल्कुल। और हाल ही में ये दूसरे नाविका सागर परिक्रमा भी हो रही है, तारिणी नाम है। तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए, सिर्फ दो महिला अधिकारी इस परिक्रमा को कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है और एक बहुत हिम्मत की बात है। सबसे बड़ी बात कि जिन महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, वो कमजोर है नहीं, वो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर तरह से मजबूत है। बस जरूरत है दीपा उस शक्ति को पहचानने की। और देखिए कितना मुश्किल होता है, कितने विकट स्थितियां आती होंगी। पानी में है आप, कहीं से कोई तुरंत आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन अपने आत्मबल की वजह से, अपने हौसले की वजह से आप उड़ान भर सकती हैं और समुद्र की यात्रा तय कर सकती हैं। तो जो युवा महिलाएं इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, वो अपनी जो है परीक्षा खुद कर सकती हैं कि क्या वो इतनी हिम्मत रखती हैं। अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हिम्मत नहीं है तो भी हिम्मत लाइए। बिल्कुल। और भी क्षेत्र है जहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर नौसेना में आप जाना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए द्वार खुले हैं। जी। तो अब हमें एक गीत सुनना होगा। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो दीपा जी, अब आप कहेंगी कि फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। आज तो लगता है प्रश्नों के ही है ना। आज आपकी परीक्षा की घड़ी है ये। बहुत बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना। हाँ, इसीलिए। लेकिन एक बहुत साधारण सी बात है, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या आपको भी कभी भविष्य की चिंता सताती है? क्या भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आप भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करती हैं? देखिए, ये किसको नहीं होता है ऐसा कि भविष्य की चिंता सभी को होती है ना। और हर इंसान को ये चिंता तो सताती ही है। और कैसा होगा कल हमारा, क्या हम उसके
किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी सुख समृद्धि की जो हम सोच रखते हैं वो कैसे पूरी होगी। तो इस पे एक सोच तो आता है ना। हाँ। तो आज के समय में क्या है कि बच्चों की परवरिश और उसकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो काफी मेहनत और खर्चे वाला ही काम है। स्कूल कॉलेज की आसमान छूती जो फीस है उसके चलते आप अपने बच्चों को किस तरह शिक्षा दे पाते हैं, ये काम भी तो कम चुनौतीपूर्ण नहीं है ना। जी बिल्कुल जाहिर है। और आपको अपनी सैलरी और इससे हुई जो बचत, जो पैसे हैं उससे ही घर चलाना है, जो भी बचत आप कर रहे हैं। लेकिन अपने और बच्चों के भविष्य के लिए अभी से हम प्लान करके चलें तो बहुत अच्छा है, ताकि आगे जो भविष्य है उसमें हमें कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अपने सुनहरे भविष्य के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी हमें समय रहते कर लेनी चाहिए जी। और इसमें क्या है कि लिक्विडिटी है, जैसे फ्लेक्सिबल और बेस्ट रिटर्न्स का जो होना है वो बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और फिर किसी योजना में धन लगाइए, आने वाले समय में आप अच्छा वक्त बिता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के भविष्य के लिए आप जो योजना बना रहे हैं उसमें ध्यान रखिए कि आपका खर्च कितना आप कर सकते हैं और कितनी आपको बचत उसमें करनी है। और साथ ही एक बात और है कि हम अक्सर क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं जी। उस कर्ज लेने से अपने आप को हमें बचाना है ना। बिल्कुल। सेविंग प्लान खरीदें, जो सेविंग प्लान है वो आप खरीद सकते हैं। अलग अलग लक्ष्यों के लिए पैसे बचाने के लिए अलग अलग विकल्प हम तलाश सकते हैं और अपनी सेविंग को अनुशासित तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक लंबी अवधि की हमें सेविंग करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और जब तक उन दायित्वों को पूरा करने का समय ना आ जाए तब तक वो जो फंड है उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो उतना ही रखें। बिल्कुल। और जो शॉर्ट टर्म लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है उनके लिए हमें थोड़ा कम पैसे अलग से भी रखने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरह क्या होता है सखियों और सखाओं कि आप अपने परिवार के जरूरी खर्चों को प्रभावित किए बिना ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। सेविंग्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मन कर रहा है कि कुछ कहीं पर तो कुछ इन्वेस्ट किया जाए, छोटा सा हमारा समय। बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, हम थोड़ी सी बात और कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर देखिए, जो बात हमारे ये जो हुई है ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग, सब घूम फिर करके बात ये आती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कि हम कैसे अपने आर्थिक अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं, हम वित्तीय भविष्य कैसे आगे लेके और जाएं। जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं उनसे भी अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम महिलाओं से जब बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं। जैसे कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत जरूरी है आज के समय में। ठीक है, सब कुछ समान है, सब अच्छा है, लेकिन अपनी जो आर्थिक जरूरत है, जो भी फाइनेंशियल हमारी इच्छाएं हैं, हम उनको पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त पैसा हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल। और एक है कि करियर ब्रेक लेना, कि यानी अगर आप करियर ब्रेक लेना चाहती हैं तो आपको इसके लिए योजना भी बनानी चाहिए जी, कब और कैसे, किस लिए आप ले रही हैं ये ब्रेक। जी, अगर आप कामकाजी, हाँ, अगर आप नौकरी पेशा है तभी हाँ। तब ये बात। और जो आपात स्थिति है उसके लिए भी हमें जीवन को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनिश्चितताएं कभी भी आ सकती हैं। हाँ। तो आपात स्थिति यानी बुरे वक्त के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। और इन बातों को ध्यान रखते हुए मंजरी जी, मंदाकिनी जी, क्योंकि मंजरी पहले से आती है ना, तो नाम एक मिला जुला सा भी नाम है। पर मुझे अच्छा लगा आपने मेरा नया नाम, हमारे श्रोताओं ने भी मेरा एक नया नाम रख दिया है। हाँ? आपने भी रख दिया तो क्या दिक्कत है। तो बात ये हो रही थी मंदाकिनी जी कि महिलाएं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। ठीक है, हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ये सारी बातें होती है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और हम कहीं पीछे नहीं है। हम अपने करियर के साथ बचत का भी ध्यान रखते हैं, हम निवेश का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या क्या किया जा सकता है इस पर ध्यान रखना, गौर करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं इस लड़ाई में न पड़े कि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो कहीं भी पीछे नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाना है, अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा बनाना है, ताकि एक लंबे समय तक वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए एक स्वर्णिम तैयारी कर सकती है ना। और इस वक्त मुझे लगता है दीपा, हमें एक छोटा सा अंतराल लेना बहुत जरूरी है। तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का पुनः स्वागत है। बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का। और कई अध्ययन बताते हैं, वित्तीय अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की सैलरी एक समान नहीं होती, और ये कारण है कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी अलग अलग होती है। हाँ, बिल्कुल जी। तो एक वैश्विक अध्ययन के
के अनुसार अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें जो लगभग 2019 में की गई थी कि मान लीजिए अगर पुरुष की सैलरी 100 रुपए है तो महिला की कहीं 80 के लगभग आसपास ही होगी। हाँ। यानी करीबन 21% थोड़ी कम होगी। इसलिए कम आय को देखते हुए महिलाओं के लिए और भी जरूरी हो जाता है कि वे अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बनाकर पैसा कमाएं और उसे जोड़ना शुरू करें ताकि कम समय में वो अपने लिए एक अच्छा खासा या पर्याप्त फंड जुटा सकती है। इसीलिए समान काम और समान वेतन की बात कही जाती है। ये लड़ाई इसलिए भी लड़ी जा रही है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो महिलाओं के करियर की जब हम बात कर रहे हैं, उनके करियर का ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ नहीं हो पाता है क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। कई बार उन्हें करियर से ब्रेक लेना पड़ जाता है। कुछ महिलाएं शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं, कुछ प्रेगनेंसी के दौरान छोड़ देती हैं, या कुछ के जो घर के लोग हैं वो पसंद ही नहीं करते कि स्त्री काम पर जाए, है ना, ऐसा भी तो होता है, और उसे घर पर बैठा देते हैं। तो इससे उनका करियर, उनकी ग्रोथ, उनकी आय, सभी चीजें जो है प्रभावित होती हैं। जी, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने का जो लक्ष्य रखा है वो भी प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। तो इस अंतर को कम करना हो या खत्म ही करना हो तो निवेश की बेहतर प्लानिंग करना छोड़ने के अलावा नौकरी छूट जाने जैसी जो आपातकालीन स्थितियां हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जी। और ये जो इमरजेंसी फंड है दीपा, आपके कम से कम 6 महीने के वेतन के बराबर होना चाहिए और इससे क्या होगा कि बुरे वक्त में आपको मदद मिल सकती है। यानी कि अगर हम कभी सोच रहे हैं कि हमें ये नौकरी छोड़नी है या हम किसी व्यापार को शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप, तो पहले आपके पास 6 महीने जितना पैसा होना चाहिए ताकि आप 6 महीने तक अपनी रोजी रोटी, अपना घर परिवार, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। जी, है ना। तो ये बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात है क्योंकि अगर आपने अचानक नौकरी छोड़ दी और आपके पास भविष्य की कोई योजना ही नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप और आपका परिवार कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, है ना। इसलिए ये आपको बात बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके 6 महीने आपके पास हो कम से कम, जब आप अपने घर की रोजी रोटी जिसे कहते हैं चला सके। जी, और बचत या निवेश के साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने खर्च का भी हिसाब रखें। हाँ। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ बचत ही बचत कर रहे हैं, भाई खर्च कितना कर रहे हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं के खर्च और जो पुरुष हैं हमारे घर के, उनकी जरूरत दोनों की अलग होती है। अब देखने में ये आता है कि महिलाएं ज्यादा खर्चा करती हैं लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना, घर का भी देखना है, उन्हें खुद का भी देखना है, बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं, जरूरत है, उसे भी पूरी करनी होती है। तो इस वजह से उनके सामने अलग अलग जो कहते हैं ना फाइनेंशियल चुनौतियां जो होती हैं वो भी अलग अलग आती हैं। तो खर्च के हिसाब रखने से हमें अपने बचत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और हम ज्यादा बचत कर सकते हैं। तो आप खर्चे भी जी हर महीने की अगर हम नहीं लिख सकते तो किसी एक महीने खर्च लिख के रख लें। तो पता चल जाता है हमारा बेसिक कितना है, हम कितना खर्च करते हैं और हमें कितना कम या ज्यादा अपने आप का अपनी जो आदतें हैं उनको बदलना है ना। और उसमें कई सारी चीजें भी जुड़ जाती है ना मंदाकिनी जी, शादी वगैरह कोई आ गई, परिवार है, कहीं जाना भी पड़ सकता है, घर में भी कुछ किसी उत्सव में, बर्थडे में, बच्चों की फीस है रोजमर्रा की जी, और अस्वस्थता के कारण जो हुए खर्चे हैं उनका जिक्र हम कहाँ कर रहे हैं। अचानक कोई बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तब भी तो आपके पास पैसा होना जरूरी है ना। ये बात जब हम करें, छोटी सी बात याद आ रही है, हमारे पड़ोस में बहुत पहले हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे, तो वो आंटी की हमेशा आदत थी कि जब भी अंकल जो महीने का जो सैलरी आती थी देते थे ना, उसमें से 100-200 उस वक्त 100-200 बचा लेती थी। 300 रुपए से बिल्कुल धीरे से निकाल लिया, बाकी बोलती थी हाँ ये घर खर्च के, और वो छुपा लिया करती थी। अब आंटी इतनी ज्यादा क्या कहना चाहिए मॉडर्न सी तो नहीं थी कि भाई जा करके उसे बैंक में जमा कर दे, उतनी उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं थी, तो वो अपने कहीं अलमारी में कहीं यहाँ वहां छुपा लेती थी। कुछ साल के बाद जब उनके बेटे की इंजीनियरिंग में उसमें दाखिला मिला तो इतनी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि उसके लिए फीस जुटा सके। बड़ी फीस जैसे तैसे अंकल ने जुटा दी, लेकिन अब किताबें वो भी बहुत महंगी आती हैं। तब आंटी वो जो 100-200 चुराए हुए जो पैसे थे ना, वो रकम वो निकाल के उनके बेटे को देती थी। ये सब हम लोगों ने देखा बचपन में कि कहाँ कैसे देखिए कब उनका बचाया हुआ पैसा कहाँ काम, यानी बूंद बूंद जो बचत उन्होंने की वो किस रूप में काम आई, है ना। ये हमें सीखना होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप खर्चा न करें, आप अपने मन को महसूस कर रखें, ऐसी बात नहीं है। जो जरूरी है वो खर्चे होने बहुत जरूरी है, लेकिन फिजूल खर्ची
न करें या अत्यधिक खर्च करने की जो हमारी आदत है वो खराब है। बिल्कुल। और जब बात चल रही थी रिटायरमेंट की, तो उसकी प्लानिंग करना भी दीपा बहुत जरूरी हो जाता है जी। क्योंकि जीवन में अंततः सबका जो साथ है वो छूट जाता है, जीवन साथी का भी। और ऐसे में अगर आप अकेले रह जाते हैं तो कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं, ये समझकर आपको वित्तीय निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत अच्छा रहता है। बहुत कहते हैं, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर कोई महिला या पुरुष सिंगल है तो उस वक्त आपको ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस यानी केयर इंश्योरेंस लेना बहुत अच्छा एक विकल्प है। ऐसा हो सकता है कि उम्र दराज होने के बाद आपको इसकी जरूरत पड़े, खास तौर पर तब जब आपकी देखभाल के लिए कोई आपके आसपास मौजूद नहीं हो। हालांकि इसे लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसे जितनी जल्दी आप ले लेंगे उतना कम ये जो कीमत जो उसकी है ना, कम कीमत में ये मिल सकती है आपको। बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है या आरडी है, वित्तीय सलाहकार से आप मशवरा लें और आसानी से अपना एक फंड तैयार कर सकती हैं, जमा कर सकती हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं, है ना जी। तो श्रोताओं के संदेश आप देख रही हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन पहले एक गीत सुन लिया जाए। चलिए। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। देखिए, वो कहते हैं ना, एक ही परिवार के होते तो सोच भी एक सी हो जाती है। जैसे आपने बात कही थी कुछ देर पहले, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे एक श्रोता ने भी कुछ इसी तरह लिख भेजा है कि बचपन में स्कूल में हिंदी विषय में पाठ था, बूंद बूंद से घट भरे। ये एक मुहावरा भी है, अर्थात थोड़ी थोड़ी की गई बचत मुसीबत के समय बहुत संबल बनती है। तो फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी बचत करना बहुत जरूरी है। यही बचत आगे जाकर बेहद काम आती है। वही उन्होंने बात की है, जैसे कि शादी, मकान, बच्चों की पढ़ाई और समय पर काम आने वाली ये सब चीजें हमें काम आती है और हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत भी है और हमारे जीवन में कितनी काम आती है ये कहावत, है ना। बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले तय करें कि आप अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कितना लोन लेने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि कार, घर खरीदना इत्यादि। फिर अपने बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए पैसे खर्च करने की समय सीमा कैलकुलेट करें। इसके अलावा अपनी इच्छाओं को भी शामिल करें, जैसे कि छुट्टी की योजना बनाना, उच्च शिक्षा हासिल करना, नया बिजनेस शुरू करना। आखिरकार और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने रिटायरमेंट के खर्चों के बारे में फैसला करें। इन लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों, महंगाई दर और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तैयार करें और अपना निवेश करना सफर जो है वो शुरू करें। बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने लिख भेजी है, बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा, एक संदेश और आया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना जीवन में हर व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। ये पैसों के अलग अलग लक्ष्यों के लिए इनकम एलोकेट करना मदद करता है, साथ ही जीवन की एक निश्चित उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और वित्तीय संकट या महामारी के दौरान यह स्थिति को समझदारी से संभालने में आपकी मदद करेगा। इसलिए वित्तीय योजना बनाना, सही उम्र में जरूरी कारकों पर विचार करना और अपने जीवन को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आने वाले दिनों को सुनहरा बनाने के लिए बचत का अग्रिम आयोजन करना जरूरी है। गुजराती मुहावरा है, टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। मैंने भी नौकरी के दौरान इसी राह पर चलते हुए छोटी छोटी बचत करके परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग अवधि के लिए रिकरिंग खाता खुलवाए थे और इस बचत के जरिए ही मैंने अपना घर बना पाया हूँ। मेरे बड़े भैया कहा करते थे कि की गई बचत आपका बड़ा भाई है, जो मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में हमारे लिए एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है। वो ये भी कहते थे कि पैसे की बचत, मिलकत और सोना के गहने ये तुम्हारे 3 बड़े भाई हैं। सगे भाई या समधी मुश्किल में जब साथ न दें तब ये तीनों आपका सहारा बन सकते हैं और काम आ सकते हैं। बहुत सुंदर संदेश। और इसी तरह एक और ये मैसेज आया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से तात्पर्य आपकी इनकम को मैनेज करना है, ताकि मौजूदा खर्चों, भविष्य की
उनकी जिम्मेदारियों और देनदारियों के लिए फंड एलोकेट किया जा सके और किसी इमरजेंसी की स्थिति में समझदारी से पैसों के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और कंटेंट लाइफ रहते हुए पैसों के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने हमें लिखे हैं और एक गीत कहें आप तो सुन लिया जाए। बिल्कुल। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। हाँ जी दीपा जी, तो अब क्या कहेंगे, नहीं तो हमारे श्रोता भी कहेंगे कि भाई इन दोनों सखियों की कथनी और करनी में फर्क है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ, इसलिए वक्त आ गया है अब इसी विषय पर बात करनी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कबीर क्या कहते थे? हाँ, कबीर कहते थे कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी से करनी करे, विष से अमृत होए। हाँ। यानी जिनकी बोली तो खांड सी मीठी होती है, हाँ। लेकिन कर्म जो है विष के समान होते हैं, अत्यंत कष्टकारी होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, और जो जैसा बोलता है वैसा ही करे तो विष भी अमृत हो जाता है। जी देखिए कितनी सुंदर और कितनी गहरी बात है। बिल्कुल, और हमारे बड़े लोग भी यही कहते हैं दीपा कि अज्ञानी सिर्फ बातें करता है और उसके अनुसार अपने जीवन में व्यवहार नहीं करता, तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर परिवार समाज भी अकेला छोड़ देता है। जी बिल्कुल, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना कि अरे भाई वो जो हमारी बोलचाल की भाषा में है ना कि भाई उनकी तो पतंग के समान बस डोर से खींचते रहो, वो बोलते बहुत है, करते बिल्कुल थोड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल, इस तरह की और हमारे बातें हो श्रोताओं ने भी इस विषय पर बहुत सारे विचार लिखे हैं। बहुत बहुत है सारे ना? संदेश हैं। लिखते हैं हमारे श्रोता की कथनी में नहीं करनी में विश्वास कीजिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कहने को तो वे बहुत कुछ कह जाएंगे, धरती आसमान एक कर देंगे, लेकिन कहने मात्र से ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती, हवा में तीर चलाते हैं, फिर उस काम के न हो पाने पर उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसे वे अपनी पराजय नहीं मानते। ऐसे हमेशा पुरुष जो हैं तिरस्कृत होते हैं, भले ही वे घुमा फिरा कर हमें समझा दें, लेकिन समाज की नजरों में वे लापरवाह माने जाते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर सबको साफ मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल, और इसी तरह से एक और ये संदेश आया है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यह एक पहली भी चलती आ रही है। आजकल के जमाने में तो इस कहावत का प्रयोग बहुतायत होता है। वैसे ही हम कभी कभी किसी को कह देते हैं कि भाई अमुक कार्य मैं कर दूंगा, और उस कार्य को महीने बीत जाने तक भी वो पूरा नहीं हो पाता। तो कहने का अर्थ यह है कि कहना तो आसान होता है, पर उस पर कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि कथनी और करनी में सदैव अंतर देखा ही गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है। व्यक्ति अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपने आप को बनाए रखने के लिए कई ऐसे काम करता है, उसकी कथनी करनी में स्पष्ट अंतर दिखाई दे जाता है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि पौधारोपण का काम करने वाले सिर्फ फोटो निकालने और दिखावे के लिए और पेपर में समाचार देने के लिए काम करते हैं, जबकि उनकी कथनी वैसी होती नहीं है। हमें सामाजिक जीवन में अपनी भूमिका को ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए जिससे हमें याद किया जाए और हमारे कामों का प्रभाव दिखाई भी दे। जी, एक संदेश में उन्होंने बड़े मजेदार तरीके से लिखा है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। हाँ बिल्कुल जी। और आपकी बात भी इन्होंने कही है कि कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ बातें करता है और उसके अनुसार अपने जीवन में व्यवहार नहीं करता है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि शेक्सपियर ने कहा है कि मन में जो भव्य विचार या शुभ योजना उत्पन्न हो उसे तुरंत कार्य रूप में परिणत कर डालिए, अन्यथा वो जिस तेजी से मन में आया वैसे ही एकाएक गायब भी हो जाएगा और आप उस पर कोई लाभ उस अवसर का नहीं उठा पाएंगे। वास्तव में समस्या ये नहीं कि हमारे पास उपयोगी विचार या सुंदर योजनाएं नहीं है। योजनाएं तो हम बहुत बनाते हैं,
अपने बनाए उत्तम से उत्तम विचारों से प्रसन्न भी हम बहुत होते हैं, किंतु उन पर हम कार्य नहीं करते हैं। यही हमारी दुर्बलता है। हमें किन बातों से बचना चाहिए, हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, हम इस संबंध में जब जानेंगे तभी ये काम हम कर पाएंगे। और नवीन विचारों को जितना आप काम में ला सकते हैं हमें सोचना चाहिए। जी, तो एक संदेश ये कहता है कि जो कर्मवीर हैं उनकी कथनी और करनी एक होती है, इसलिए लोग उन पर विश्वास करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। जी, तो हमने देखिए कितनी सारी बातें सोची थी, तो जो हमारी सोची बातें सारी की सारी हमारे श्रोताओं ने लिख दी है। बिल्कुल। और अब हमारे पास जो वक्त है वो इतना है कि हम एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दें। दीपा जी, अब तो कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो चला है और हमें इस कार्यक्रम से विदा लेनी होगी। तो हम सभी अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत और दीजिए दीपा माहेश्वरी और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। नमस्कार। ठक